आज हम स्टाफिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके मीनिंग क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। ये 4 या 5 मार्क का आएगा, 8 मार्क का नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ इम्पोर्टेंस है, फीचर्स नहीं है। तो जब हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला फंक्शन कौन सा आता है? प्लानिंग। सपोजिटली तुमको एक कॉलेज डालना है, तुमने प्लान कर लिया, फिर तुमने बिल्डिंग खड़ा कर दिया, कौन प्रिंसिपल रहेगा, कितने टीचर्स रहेंगे, ये नंबर डिसाइड कर लिया, 6 टीचर, एक प्रिंसिपल, एक एचओडी, 2 लाइब्रेरियन एंड सो ऑन। मतलब तुमको टोटल स्टाफ चाहिए 15 का। स्टाफिंग में जो तुमने स्टाफ के बारे में सोचा, वो जगह जब तुम भरते हो, जब लोगों को अपॉइंट करते हो कि भाई तू प्रिंसिपल, तू टीचर, तू एचओडी, तू लाइब्रेरियन, सो स्टाफिंग इज फिलिंग द पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? जैसे टॉप में होंगे प्रिंसिपल, फिर होंगे टीचर्स, ठीक है, फिर होंगे क्लर्क्स। तो ये जगह जब तुम भरते हो उसको टेक्निकली क्या बोलते हैं हम? स्टाफिंग। और वो किस प्रकार से करते हैं? पहले तो रिक्रूटमेंट, तुमको बायोडाटा आएगा, फिर तुम उसका सिलेक्शन करोगे, जैसे आएंगे उनका ट्रेनिंग करेंगे, 1 साल बाद उनका प्रमोशन होगा, फिर उनका परफॉर्मेंस का चेकिंग होगा जिसको परफॉर्मेंस अप्रेजल बोलते हैं। स्टार्टिंग में कितने लोग चाहिए उसके लिए मैन पावर प्लानिंग बोलते हैं। उनका सैलरी का जो सिस्टम है उसको रेम्यूनरेशन मैनेजमेंट लगते हैं। यदि किसी को प्रमोट करना है तो उसको प्रमोशन बोलते हैं। तो ऐसे जो है ना, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, अप्रेजल, रेम्यूनरेटिंग, ये सब, ये इतना बड़ा कंसेप्ट है। अभी कंपनी की भाषा में हम स्टाफिंग वर्ड नहीं यूज करते, कौन सा वर्ड यूज करते हैं? ह्यूमन रिसोर्स। और आज से 30 साल पहले ह्यूमन रिसोर्स भी वर्ड नहीं यूज होता था, पर्सनल मैनेजमेंट बोलते थे। पर्सनल मैनेजमेंट का वर्ड चला गया, अभी कौन सा वर्ड यूज होता है? ह्यूमन रिसोर्स। मैन पावर भी बोलते हैं, बट करेक्ट वर्ड आज के तारीख में जो यूज होता है दैट इज एचआर। किसको भी पूछो ना, एचआर, एचआर इज नथिंग बट ह्यूमन रिसोर्स। वो लोग का जवाबदारी है कंपनी में जो जो जगह भरने का। अब प्रोडक्शन मैनेजर है, अकाउंट्स मैनेजर चाहिए, तो वो कैसे भरेगा? उसके पास वो स्किल सेट नहीं है। तो एचआर का काम है लोग कितने चाहिए, कहां से आएंगे, उनका इंटरव्यू लेना, सेलेक्ट करना, उनका प्रमोशन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, ट्रांसफर, उनका परफॉर्मेंस का चेकिंग, सैलरी मैनेजमेंट, ये सब एचआर डिपार्टमेंट का काम है। आया समझ में? सो नीड ऑफ स्टाफिंग क्यों अराइजेस? क्योंकि इफ यू चेक, रिलायंस 2 लाख के ऊपर लोग काम करते हैं। आज एक डीमार्ट भी खुलता है तो 100 लोग को नौकरी मिलता है। एक पिज्जा हट या डोमिनोज रहा तो भी 25 लोग को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो आपको रिलायंस में ऑल इंडिया लेवल पे काम करना है। और फिर दुख की बात ऐसी होती है, जैसे गूगल, फेसबुक ने इस साल 10-10 हजार लोग को निकाला। ये किसका काम है? एचआर डिपार्टमेंट का काम है। तो स्टाफिंग में लोग को अपॉइंट करना, लोग को निकालना भी होता है। और अब एक्चुअली अपने को दिख नहीं रहा है, बट अंदर ही अंदर रिलायंस रिटेल और बहुत सारे ऐसे संस्थाओं ने भी लोग कम किए हैं जहां जरूर। अब मेट्रो मॉल खरीद लिया रिलायंस ने, पता है कि वहां पे स्टाफ ज्यादा है, तो हो सकता है कुछ स्टाफ को नहीं रखा होगा। तो अच्छे खासे इंडियन कंपनीज ने भी एम्प्लॉइज कम किए, और इसका नतीजा आने वाले 3 से 6 महीने, 1 साल में आएगा, जहां पे डिमांड थोड़ा कम हो जाएगा। आया समझ में? बट वो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। सो वैकेंसीज आते हैं, वैकेंसीज भरना पड़ता है। तो स्टाफिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि तुमने स्टाफिंग में जरूरत से ज्यादा बोलते ना महंगा स्टाफ को अपॉइंट कर दिया तो कंपनी का लॉस होगा। स्किल नहीं है तो काम का क्वालिटी बिगड़ेगा। तो इसलिए स्टाफिंग बहुत ज्यादा जरूरी है कि सही आदमी सही समय पे सही कीमत पे अपॉइंट किया जाए, फिर वो कंपनी का एसेट बन जाता है। सी, बिल्डिंग और तुम्हारा मशीनरी ये एसेट नहीं है, असली एसेट है कंपनी के एम्प्लॉइज, जिसकी वजह से आगे बढ़ती है कंपनी। सो इसका डेफिनेशन लिख देना। स्टाफिंग क्या है? रिक्रूटमेंट मतलब बायोडाटा कहाँ से आएगा, फिर उनका सिलेक्शन, डेवलपमेंट मतलब ट्रेनिंग, ठीक है, उनका पगार, ये स्टाफिंग का काम है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग क्या है? इट इज एन इफेक्टिव मैनेजरल पर्सनल, जहां पे तुम बाकी जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग किसका करोगे? लोगों का करोगे। मैनेजमेंट के का डेफिनेशन क्या है? आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। अदर्स कौन है? स्टाफ है ना।
अल्टीमेटली कंपनी में तुमको काम करना है और करवा के लेना है। और कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स कैन इफेक्टिवली इन डिफरेंट फंक्शनल एरियाज। तुम देखो प्रोडक्शन में फिर कैसे चुनेंगे, इंजीनियर। फाइनेंस में किसको चुनेंगे, सीए। मार्केटिंग में किसको चुनेंगे, एमबीए। तो सही क्वालिफिकेशन, सही एक्सपीरियंस वाले लोग को चुनना होता है। तुमको ये भी बताओ, कंपनी लाइक एप्पल, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड 4-4 इंटरव्यू लेते हैं, फिर उसके रिटर्न एग्जामिनेशन होते हैं, फिर ग्रुप डिस्कशन होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है, साइकोमेट्रिक टेस्टिंग होता है, बैकग्राउंड चेक होता है, उसके बाद सिलेक्शन होता है। आया समझ में? तुमको 4-4 5-5 इंटरव्यू देना पड़ेगा लाइन से, उसके बाद क्लियर होगा। सो आई होप कि मैनेजर, इसलिए कि तुमको जब लाखों रुपए का पगार दिया जा रहा है तो तुम्हारे पास वो स्किल सेट है कि नहीं कंपनी में काम करने के लिए। दूसरा, लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अभी कैसे होता है कि कंपनी के जो वर्कफोर्स है, ठीक है, हर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी स्किल सेट अलग होता है। कोई फिटर होगा, कोई टर्नर होगा। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पहले जैसा नहीं रहा कोई भी आके काम करे। अभी उसमें भी चेक करते हैं भाई फिटर है क्या, टर्नर है क्या, तूने आईटीआई सुना है? आईआईटी अलग है, वो सब इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट है। जिसने 10वीं फेल या 12वीं फेल या जिसने ज्यादा पढ़ाई नहीं किया, वो मशीन का आईटीआई का कोर्स करके कोई भी कंपनी में ले सकता है। वेल्डिंग उसमें आ जाता है, फिटर आता है, टर्नर आता है। तो कंपनी ने देखा इसने आईटीआई का कोर्स किया, चल आ जा, 15,000 का पगार। सो जो भी इंसान सही एरिया में लायक है, उसका प्ले इंटरव्यू लेके उसको फिर सेलेक्ट करके, इसमें बहुत सारे टर्म्स है। ये एचआर की खुद एक मोटी बुक आती है 400-500 पेज की, क्योंकि उसमें पहले प्लान करो, रिक्रूटमेंट करो, सेलेक्ट करो, ट्रेनिंग करो, प्रमोट करो, ट्रांसफर करो, परफॉर्मेंस अप्रेजल करो, रेम्यूनरेशन पैकेज देखो, ठीक है ना, बहुत सारा चीज आता है। बिल्ड्स कॉर्डियल रिलेशनशिप। कुछ साल पहले मारुति कंपनी और उसके एम्प्लॉयज में स्ट्राइक कर दिया था। वो स्ट्राइक इतना उग्र हो गया कि वर्कर्स ने एक एचआर जो ह्यूमन रिसोर्स का आदमी है उसकी जान ले ली। बजाज में पुलिस फायरिंग हुआ था, 3 लोग मर गए थे। नॉर्थ इंडिया में ग्रेजियानो करके कंपनी है, वर्कर्स ने जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसको मार डाला था। तो ये स्ट्राइक उग्र रूप ले लेता है कभी कभार। तो कॉर्डियल रिलेशनशिप, अभी जब मारुति और वर्कर्स के बीच एग्रीमेंट होता है तो कैसे होता है, लास्ट जो मुझे याद है एग्रीमेंट, वर्कर्स ने स्ट्राइक नहीं किया। देखो कंपनी बोलती है हम बंद कर रहे हैं काम, लॉकआउट। कंपनी बंद नहीं कर रहे, फिलहाल काम बंद कर रहे, लॉकआउट। वर्कर बोलते हैं हम नहीं काम करेंगे, उसको स्ट्राइक बोलते हैं। दोनों में नुकसान होता है, कंपनी का प्रॉफिट कम होता है, वर्कर्स को पगार नहीं मिलता है। तो आई थिंक लास्ट ईयर मारुति और वर्कर्स के बीच एक एग्रीमेंट हुआ शांति से, बिना कुछ प्रॉब्लम्स। क्योंकि बहुत साल पहले जान चली गई थी, तो कंपनी भी केयरफुल है, वर्कर्स भी केयरफुल है। क्योंकि जान चली गई तो केस होता है वर्कर्स पे, और वर्कर्स को फाइन भरना पड़ता है। आई थिंक लाख लाख रुपए फाइन लिया था कोर्ट ने, प्लस जॉब जाएगा अलग। कोर्ट केस हुआ तो फिर हकालने का ताकत भी बढ़ जाता है। तो जैसे ही शांति से एग्रीमेंट हुआ, कंपनी ने बोला सिंह शांति से हुआ, हम तुमको 4,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं। आ रहा समझ में? तो कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन रहता है। तुम सही लोग को अपॉइंट करो, सही पैकेज दो, उनको फैसिलिटीज दो, तो कौन छोड़ेगा जॉब। उसके बाद हेल्प्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इनफैक्ट 2 साल पहले मैं एक नासिक में कंसल्टेंट है, प्रेम कंसल्टेंट, उनके पास में जैसे कुछ कंपनी है, वहां जाके कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का मैं काम करता था कि हफ्ते में एक बार जाऊँ। पूना में जाके मैंने दिए कम से कम 15-20। टाइम का बहुत दिक्कत आता था, सवेरे से शाम तक वो ट्रेनिंग चलता था। सो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में मेरा एरिया था कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। झगड़े हो रहे तो उसको सॉर्टिंग के लिए क्या किया जाए। फिर एक सॉफ्ट स्किल्स है। सो जो वर्कर्स है उनको ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तुम ट्रेन नहीं हो सिचुएशन को कैसे हैंडल करने का। आया समझ में? एज एन इंडिविजुअल, एज अ ग्रुप, एज अ टीम, तो कई बार झगड़े होते हैं, तो उसको सॉर्ट आउट कैसे किया जाए, उसके ऐसे टॉपिक्स। लॉजिक क्या था, तुम ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एम्प्लॉयज को डेवलप कर रहे हैं। बहुत सारे कंपनीज में ट्रेनिंग लगातार चालू रहता है, और ये कंपनी स्पेंड करती है लाखों रुपए ट्रेनिंग के, क्योंकि एम्प्लॉयज डेवलप हुआ तो काम और अच्छा होगा। आया समझ में? उसके बाद हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। कोविड के टाइम में फैक्ट्री बंद था, सब वर्क फ्रॉम होम था। अब विप्रो जैसी कंपनी
उनका भी वर्क फ्रॉम होम है। अब एम्प्लॉय ट्रैवल कर रहा है किसी काम से, भले ही कोविड, लेकिन बस से वो अलाउड है जाना, तो ऐसा उन्होंने ऐप बनाया था कि तुम बस में बैठे भी मोबाइल से काम कर सकते हो, या तुम्हारा जो छोटा सा लैपटॉप या आईपैड से काम कर सकते हो। सो टेक्नोलॉजी इतना आगे आ गया है। और बैंगलोर में सी तुम दो जगह एक साथ नहीं जॉब कर सकते, ठीक है। तो लोग क्या करते थे, कोविड के टाइम में कंपनी को नहीं पता चलेगा तो ये टाइम इधर और ये टाइम दूसरा, और उनको पता नहीं था। सॉफ्टवेयर में ही कंपनी ने ट्रैक कर लिया था कि ये कहीं और काम करता है। मून लाइटिंग बोलते हैं इसको। कुछ 100 लोग को हकाल दिया था कुछ कंपनीज ने। एम्प्लॉय ने बोला हम तो काम नहीं करते, उन्होंने सॉफ्टवेयर के अंदर सीक्रेटली डेटा निकाल के बता दिया, देख तू दूसरी जगह पे काम कर रहा है। सो टेक्नोलॉजी इतना बिल्डअप अभी, इसलिए कोई एक साथ दो जगह काम नहीं करता, क्योंकि पकड़े जाओगे ना तुम। ट्रैकिंग तो कर लेती है कंपनी सॉफ्टवेयर के थ्रू। सो आजकल अच्छा टेक्नोलॉजी इतना अच्छा आजकल हुआ है, तुम जैसे एंटर होते तुम्हारा अलग से डॉकेट बन जाता है, तुम्हारा पहले कौन से कंपनी में थे, स्टार्टिंग सैलरी क्या था, पगार, जैसे तुम्हारा कॉलेज में रोल नंबर वाइज एक डॉकेट बन जाए। इनफैक्ट मेरा एक लॉजिक सिंपल है, परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही होना चाहिए, वो जन्म से लेकर कॉलेज के एंड तक वही रहना चाहिए। जैसे डिजी लॉकर है ना, एक आधार कार्ड एक ही है, सब जगह यूज करो, एक रजिस्ट्रेशन नंबर थ्रू आउट लाइफ वही चले। सो आजकल टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज का बहुत अच्छा यूज होता है अच्छे एम्प्लॉय रहे तो। इम्प्रूव एफिशिएंसी। अभी क्या होता है कि मैंने जैसे बताया ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, बहुत सारे एम्प्लॉय ना कंपनी में ग्रुप्स रहते हैं, और ये ग्रुप का आपस में बहुत राइवलरी रहता है। तो सॉर्ट आउट कैसे किया जाए? अच्छा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और मेंटेनेंस में एवरी डे झगड़े। प्रोडक्शन वाले हमेशा बोले तुम ठीक से नहीं कर रहे हो, मेंटेनेंस वाले बोलते तुम रफली काम करते हैं। अच्छा, जब झगड़े हो रहे हैं तो जब पता लगाया जाए, ना प्रोडक्शन की गलती थी ना मेंटेनेंस की गलती थी इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन जिसके हिसाब से खराब हुआ। तो प्रोडक्शन मैनेजर वर्कर्स को चिल्ला रहा है, वर्कर्स मेंटेनेंस को चिल्ला रहे हैं, मेंटेनेंस बोलते हैं वर्कर, गलती किसी की नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन की थी। सो तुम ठीक से एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए दोनों को ट्रेनिंग दो भाई। ये एक एसओपी पता है क्या? जब एक पायलट बैठता है ना प्लेन में, ऐसे भी हुआ है प्लेन के विंग्स है ना उसमें बर्फ जमी हो, और वो थोड़ा उड़ा और क्रैश हुआ और लोग मर गए। तो भी एसओपी में डिफ्रॉस्टिंग बोलते हैं ना, या डी रिमूविंग द स्नो। तो जब वो प्लेन चालू करता है तो वो चेक करता है एसओपीज, ये बराबर है बराबर है बराबर है, क्योंकि उसको मेमोरी में तो सब याद नहीं रहेगा। तो एक कागज रहता है एसओपी का, वंस एसओपी इज क्लियर देन प्लेन इज रेडी टू टेक ऑफ। उसमें एक भी चीज छूट जाता है तो एक्सीडेंट के चांस रहते हैं। तो प्रॉपर एसओपीज है कि पायलट उड़ान से आई थिंक 12 घंटे पहले, उसके पहले ड्रिंक कर सकता है, बट 12 उड़ान से 12 घंटे के अंदर नहीं कर सकता। ये प्रॉपरली लेड आउट सिस्टमेटिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है। सो वंस एसओपी ले डाउन कर दिया ना एम्प्लॉय को, कैसे होता है आजकल 9 बजे का टाइम है सपोजली कंपनी का, तुम तो लेट ही आते हो, 9:15 तक एक बार लेट हम अलाउड करेंगे, 2 बार लेट अलाउड करेंगे, तीसरी बार लेट हुआ तो एक दिन का पगार काट लेंगे। अब वर्कर को झक मार के आना पड़ता है क्योंकि पगार कट जाएगा। वो पहले लेट डाउन करते हैं, हम अलाउड करेंगे 2 बार, बट तीसरी बार हम फिर काट लेंगे। अब वर्कर बोलता है 15 मिनट के लिए पूरा दिन का पगार जाए, तो इज्जत से टाइम में आता है। दिस इज हाउ दे ऑपरेट। 2 बार मौका देते तो वर्कर भी चिल्लाएगा नहीं। आया समझ में? विन विन सिचुएशन है, 2 बार ठीक है तुम करो, थर्ड टाइम हम नहीं आते। और लॉन्ग टर्म इफेक्ट, क्वालिफाइड एफिशिएंट एंड स्किलफुल ऑलवेज एन एसेट। एक और एग्जांपल, अभी गूगल का हेड कौन है? गूगल का सीईओ सुंदर पिचै। वो कैसे बना? 15-20 साल पहले उसने ज्वाइन किया, नॉर्मल प्रोग्रामर, और कैसे धीरे 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 बढ़ते 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 आई थिंक तुम्हारा यूट्यूब या किसी का उसने संभाला, यूट्यूब स्टूडियो। ऐसे करते करते लॉन्ग टर्म में प्रोग्रेस हुआ। डायरेक्ट सीईओ नहीं बनाते। तुमको यूट्यूब या गूगल का हेड बनना है तो इतने साल तुमने एंड्रॉयड में काम, स्टूडियो में काम, यूट्यूब में काम, उनका म्यूजिक में काम करने के बाद जब वो लोग देखते बंदे में दम है, फिर वो लोग बनाते हैं। सो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप माइक्रोसॉफ्ट में भी जो सत्य नडेला, अभी वही है कि नहीं चेक करना पड़ेगा, बट इतने सालों से 10-20 सालों से वो था, उसने अपना लीडरशिप बताया, रिजल्ट्स दिए, तब जाकर। और ये मेजोरिटी कंपनीज में होता है कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो 15-20, टाटाज में भी ऐसा ही हुआ था।
जो ऑटोमोबाइल है ना टाटा मोटर्स, उसका भी हेड आई थिंक चंद्रशेखरन जो है वो 15-20 साल से टाटाज में था। देन वो लोग शिफ्ट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन, बट ज्यादातर हेड के पोजीशन में इतने साल से एक्सपीरियंस वाले आदमी को लगाना ज्यादा अच्छा रहता है टेक्नोलॉजी में। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, essential contribution, staffing ensures the continuity and growth of the organization through development of employees। अब सिंपल सा है, एक मेरा पहचान का है, मेरा स्टूडेंट का एक फ्रेंड था, पूना में एप्पल का इंटरव्यू। उन्होंने क्या किया, सवेरे 8 बजे इंटरव्यू रखा, लिया रात को 12 बजे। फिर नोट किया लोगों का पेशेंस कैसा है। अच्छा, सब टॉप कॉलेजेस के लड़के थे, ये लोअर कॉलेजेस में लड़का था। सबसे सवाल पूछा कि तू 1 साल बाद कहाँ देखना चाहता है। कुछ लोग ने बोला मैनेजर, और कुछ लोगों ने अलग अलग। टॉप कॉलेजेस के बच्चे हैं, मैं अपने आप को मैनेजर, जनरल मैनेजर ऐसा। इसको पूछा, और ये इसका कॉलेज बहुत छोटा कॉलेज था, बी लेवल बोलते कॉलेज, बाकी सब ए लेवल। और एक तो इरिटेट हो गए थे बच्चे, सवेरे बुला के रात को 12 बजे लिया। जब इसको पूछा, इसको पूछा तू 1 साल बाद अपने आप को कहाँ देखता है, इसने ऐसा जवाब दिया, तुरंत के तुरंत उसको लेटर दे दिया, तू कल से आ। और वो भी बी ग्रेड कॉलेज का, मतलब एप्पल कॉलेज नहीं देखता, बंदे में कैपेसिटी देखता है। उसको जब पूछा गया तो 1 साल बाद कहाँ देखता है, वो उसने जवाब दिया कि सर मैं 1 साल बाद आपके साथ बैठते हुए देखता हूँ, और लोगों का इंटरव्यू लेते हुए देख रहा हूँ, अगले लोगों को अपॉइंट करने के लिए। एक और बाय द वे, वो लड़का नासिक का था, लोग हंसते थे उस पर पूरे कॉलेज लाइफ में, वो गधा 11th-12th में गधे की तरह था। अब लोग जलते हैं उससे। जैसे ही हुआ, कंपनी ने उसको घर दिया बॉम्बे में, प्रो मैक्स का मोबाइल दिया उसको, 12 से 14 लाख का स्टार्टिंग पैकेज था, अब वो 30-40 लाख तक पहुंच गया होगा। ये साइकोलॉजी है, वो लोग ना देखते हैं बंदे में इसेंशियल टिक सकता है 12 घंटे, सवेरे 8 का रात को 12 बजे इंटरव्यू लिया, 16 घंटे वेट कराया, जानबूझ कर सब साइकोलॉजी यूज किया कि बंदा पेशेंस है कि नहीं। ठीक है, प्रोवाइड जॉब सेटिस्फेक्शन। अभी एक बात बताता हूँ, गूगल कंपनी में क्यों जॉब छोड़ते नहीं है भाई, तुम आओ, तुम्हारे पास टाइम नहीं ना, तुम कपड़े इसमें डाल दो, वॉशिंग मशीन जो है ना वहां पे रहते, फिर तुम गूगल का कार लेके जाओ घर पे और वापस लेकर आओ, खाना दिन में कितने बार भी खाओ। और माइक्रोसॉफ्ट में तो लोग 50-50 हजार के कॉफी पी जाते हैं पूरे साल के, जितना कॉफी पीना है पियो, अपने यहाँ पे नहीं, एक बार आई 3 बजे, उसके बाद तुमको कुछ मिलना नहीं, जितना कॉफी। अब एम्प्लॉय कोई थक गया है ना, तो स्लीपिंग पॉड से जाके आराम करो, क्योंकि लोग 12-12, 14-14 घंटे काम करते हैं। कौन छोड़ेगा गूगल, मानते कंपनी ने खुद ने निकाला, लेकिन अच्छा कोई एम्प्लॉय की डेथ हो गई एक्सीडेंट वाइज, गूगल बोलता है ठीक है, उसका पगार था 2 लाख रुपया, अगले 10 साल तक हम आधा पगार उसके वाइफ को देंगे, बच्चा 18 साल तक हुआ, पगार हमारे पास। तो इतना अच्छा फैसिलिटी है, तो कौन छोड़ेगा। तो ये लोग देखो, और एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फेक्शन होता है ना, रेमनरेशन अच्छा। क्रॉम्पटन ग्रीव्स में तुमको, जहां तक मुझे पता है, एवरीडे एक बिस्किट का पैकेट देते हैं, नाश्ता देते हैं फ्री, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हो जाता है, तो काम ईमानदारी से करता है। ठीक है, और मेंटेन्स हार्मनी। अल्टीमेटली स्टाफिंग प्रोसेस में क्या है, तुम क्यों 14 घंटा वेट किया, एक आदमी का टेम्परामेंट होता है। कुछ लोग भड़क गए होंगे, कैमरा से वो लोग सब ट्रैक कर रहे होंगे किसका क्या बिहेवियर, कोई भड़क गए होंगे, उसको सेलेक्ट ही नहीं किया होगा। तुम में पेशेंस है कि नहीं, क्योंकि कंपनी में ऐसे सिचुएशन बनेंगे। सो मेंटेन्स हार्मनी मतलब अच्छा स्टाफ रहा तो शांतिपूर्ण माहौल है, तो बहुत अच्छा सबके लिए। लॉजिक समझ में आया, क्योंकि स्टाफिंग से ही कंपनी आगे बढ़ता है। एप्पल 2 या 3 लोग ने मिलकर शुरू किया था, आज एप्पल में हजारों लाखों लोग काम करते हैं, उन्होंने इतना उसको बढ़ा दिया। और इतना आगे आने का काम स्टाफिंग ही है, उन्होंने सही लोग को सही समय पे अपॉइंट किया, उनको पगार मिला, एप्पल आगे बढ़ गया। तो ये था स्टाफिंग का इम्पोर्टेंस।